पुणे पैक्ट, ये दो शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। 1932 का वो ऐतिहासिक समझौता जिसने गांधी जी का अनशन तुड़वाया और मतलब हिंदू समाज को एक बड़े बंटवारे से बचा लिया। हमें स्कूलों में किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि ये एक समाधान था। लेकिन जब मैंने इस चर्चा के लिए हमारे स्रोतों को पढ़ना शुरू किया, खासकर डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय का खंड 19, तो एक बात पढ़कर मैं सच में हिल गया। खुद डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनके समुदाय के भविष्य का ये सौदा था, उन्होंने इस समझौते को दलितों के साथ एक भयंकर विश्वासघात कहा था, एक क्रूर मजाक। ये उनके अपने शब्द हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। बाबा साहेब के अपने पत्रों और दस्तावेजों के जरिए ये समझेंगे कि जिसे देश एक समाधान मान रहा था, उसे वो एक धोखा क्यों कह रहे थे। हमारी कोशिश यह जानने की है कि उनकी नजर में गांधी जी के उस एक अनशन ने दलितों के राजनीतिक भविष्य की कहानी हमेशा के लिए कैसे बदल दी। और ये बहुत जरूरी पड़ताल है क्योंकि इतिहास की बड़ी घटनाओं को अक्सर हम एक ही नजरिए से देखने के आदी हो जाते हैं, जबकि सच ये है कि एक ही समझौते के दो बिल्कुल अलग मतलब हो सकते हैं। पुणे पैक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक पक्ष के लिए जो एकता थी वो दूसरे पक्ष के लिए अपनी आवाज खो देने जैसा था। तो चलिए इस टकराव की जड़ तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1932 में। पूना पैक्ट से ठीक पहले ब्रिटिश सरकार ने सालों के बहस के बाद एक घोषणा की जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसमें बाबा साहेब के तर्कों को मानते हुए दलितों को एक बहुत बड़ा राजनीतिक अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली था। इसका मतलब था कि दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन पर उम्मीदवार तो दलित होगा ही, लेकिन उसे वोट देने वाले भी सिर्फ दलित ही होंगे। और ये सिर्फ दलित ही वोट देंगे वाली बात, यही सबसे अहम थी। बाबा साहब का तर्क था कि तभी चुना हुआ प्रतिनिधि किसी और की तरफ देखने के लिए मजबूर नहीं होगा। उसकी जवाबदेही, उसकी वफादारी उस सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के प्रति होगी। वो जानता होगा कि उसे जिताने वाले और हराने वाले उसी समाज के लोग हैं जिनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए उसे भेजा जा रहा है। ये एक तरह से राजनीतिक आजादी की पहली सीढ़ी थी। बिल्कुल, राजनीतिक आत्मनिर्भरता की गारंटी। लेकिन जैसे ही ये अवार्ड घोषित हुआ, भारतीय राजनीति में जैसे तूफान आ गया। यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि वो इस फैसले के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे, मतलब मरते दम तक अनशन। अब सोचिए, बाबा साहब के सामने कैसी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ महात्मा गांधी की जान, जिन पर पूरे देश का भावनात्मक दबाव था, और दूसरी तरफ करोड़ों दलितों के वो राजनीतिक अधिकार जो दशकों के संघर्ष के बाद हासिल हुए थे। ये कोई मामूली दुविधा नहीं थी। ये सिर्फ दो नेताओं की जिद का सवाल नहीं था, बल्कि प्रतिनिधित्व के दो अलग अलग दर्शन, दो फिलॉसफीज का टकराव था। गांधी जी को लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। दलित खुद को हिंदुओं से अलग समझने लगेंगे। उनका नजरिया भावनात्मक और सामाजिक एकता का था। वहीं बाबा साहेब का नजरिया पूरी तरह से राजनीतिक था, जमीनी हकीकत पर आधारित। वो कह रहे थे कि जिस समाज ने हमें हजारों साल तक हर अधिकार से दूर रखा, उस समाज के वोटों के भरोसे हम अपने प्रतिनिधि कैसे चुन सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या गांधी जी का डर पूरी तरह से निराधार था? क्या समाज के बंटने का खतरा सच में नहीं था? देखिए, डर अपनी जगह था, लेकिन बाबा साहेब का पलटा सवाल ये था कि क्या समाज पहले से बंटा हुआ नहीं है? क्या छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब समाज के बंटे होने का सबूत नहीं है? उनका मानना था कि राजनीतिक बंटवारा तो बस उस सामाजिक बंटवारे को स्वीकार कर रहा था जो पहले से मौजूद था। वो कहते थे कि जब तक दलितों के पास अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, तब तक ये सामाजिक खाई कभी नहीं भरेगी। तो उनके लिए ये समझौता मर्जी का सौदा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाद में साफ लिखा कि ये दलितों पर जबरदस्ती थोपा गया था, क्योंकि गांधी जी की जान बचाने का दबाव इतना ज्यादा था कि उनके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। और उसी जबरदस्त दबाव का नतीजा था पुना पैक्ट। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अक्सर लोग बस इतना ही जानते हैं कि समझौता हो गया, लेकिन समझौते के अंदर क्या बदला वो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस पैक्ट ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नई व्यवस्था ले आई, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, जॉइंट इलेक्टोरेट्स। जॉइंट इलेक्टोरेट्स। हाँ, अब ये नई व्यवस्था कैसे काम करती थी, इसे समझना बहुत जरूरी है। ऊपर से देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। इसके तहत सीटें तो दलितों के लिए आरक्षित रहीं, मतलब उम्मीदवार दलित ही होगा, लेकिन
वोट डालने का हक उस चुनाव क्षेत्र के सभी वोटरों को दे दिया गया, दलितों को भी और सवर्णों को भी। सुनने में तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक लगता है ना, कि सब मिलकर अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। हाँ, कागज पर तो ये बहुत आदर्श स्थिति लगती है। लेकिन बाबा साहेब ने इसके पीछे छिपे गणित को और जो सामाजिक हकीकत थी उसको तुरंत पकड़ लिया। वो जानते थे कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में, चाहे वो आरक्षित ही क्यों ना हो, सवर्ण मतदाताओं की संख्या और उनका सामाजिक आर्थिक प्रभाव वो दलितों से कहीं ज्यादा था। और ठीक यहीं पर उनकी सबसे बड़ी चिंता छिपी थी। उनका सीधा तर्क था कि जब सवर्ण वोटरों की संख्या निर्णायक होगी तो वो किस दलित उम्मीदवार को जिताएंगे? क्या वो उस जुझारू और लड़ने वाले दलित उम्मीदवार को वोट देंगे जो उनके वर्चस्व को चुनौती दे, या फिर वो उस हाँ में हाँ मिलाने वाले दब्बू दलित उम्मीदवार को जिताएंगे जो उनके हितों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलेगा? जाहिर है दूसरा वाला। बिल्कुल। और यहीं पर बाबा साहेब ने अपनी वो मशहूर और बहुत चुभने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भेड़ियों के सामने दलितों को फेंक देने जैसी है। ये एनालॉजी बहुत गहरी है। बहुत। इसका मतलब है कि आपने शिकार को तो मैदान में उतारा है, लेकिन उसे चुनने और मारने का हक भेड़ियों के झुंड को दे दिया है। उन्हें डर था कि इस सिस्टम से जो भी दलित प्रतिनिधि चुने जाएंगे वे नाम के लिए दलित होंगे, लेकिन काम सवर्णों का करेंगे। वो विधानसभा में अपने समाज की आवाज नहीं, बल्कि अपने सवर्ण मालिकों की कठपुतली बन के रह जाएंगे। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां उम्मीदवार तो आरक्षित था, लेकिन उसकी जीत की चाबी बहुसंख्यक समुदाय के हाथ में दे दी गई थी। पर ये तो सिर्फ एक डर था, एक थ्योरी थी। क्या ये डर सच में जमीन पर सही साबित हुआ? बिल्कुल। और यही बाबा साहब की सबसे बड़ी खासियत थी। वो सिर्फ भावनाओं या थ्योरी पर बात नहीं करते थे, वो तथ्यों और आंकड़ों से अपनी बात साबित करते थे। खंड 19 में हमें इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1946 के चुनावों का उनका खुद का किया हुआ विश्लेषण। और वो विश्लेषण आंखें खोल देने वाला है। हाँ, वो आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। उन्होंने दिखाया कि पुणे पैक्ट में एक 2 लेवल की चुनाव प्रक्रिया थी। पहले एक प्राइमरी इलेक्शन होता था जिसमें सिर्फ दलित वोटर वोट डालकर 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनते थे, एक तरह से दलितों की अपनी पसंद के उम्मीदवार। और फिर होता था फाइनल इलेक्शन, जिसमें उन चारों उम्मीदवारों के लिए उस क्षेत्र के सभी लोग, दलित और सवर्ण, वोट डालते थे। और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का। बाबा साहेब ने आंकड़ों से दिखाया कि प्राइमरी चुनावों में जहां सिर्फ दलित वोट कर रहे थे, उनकी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन यानी SCF के उम्मीदवार, जो असल में दलित हितों के लिए लड़ने वाले लोग थे, वो भारी बहुमत से जीत रहे थे। मतलब दलित जनता की पहली पसंद वही थे। हाँ, लेकिन जैसे ही फाइनल इलेक्शन का नतीजा आता था, पूरी कहानी पलट जाती थी। सवर्णों के वोट जुड़ते ही प्राइमरी में टॉप पर रहने वाले SCF के उम्मीदवार हार जाते थे और कांग्रेस के खड़े किए गए दलित उम्मीदवार जीत जाते थे। ये कैसे होता था? इसका गणित बहुत सीधा था। सवर्ण वोटर संगठित होकर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देते थे। दलितों के वोट SCF और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच बंट जाते थे, लेकिन सवर्णों का एकमुश्त वोट इतना ज्यादा होता था कि वो नतीजा तय कर देता था। इसका एक बहुत ठोस उदाहरण मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रांत के चुनावों के विश्लेषण में मिलता है। कांग्रेस को दलितों के वोट सिर्फ 28% मिले थे। एक मिनट, सिर्फ 28%? ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के जो दलित उम्मीदवार जीते, उन्हें अपने ही समुदाय के 70% से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल नहीं था। बिल्कुल यही मतलब है, और यही पुणे पैक्ट का असली सच था, जिसे बाबा साहेब उजागर कर रहे थे। सोच कर देखिए, एक उम्मीदवार जो अपने ही समुदाय के सिर्फ 1/4 लोगों की पसंद है, वो उनका प्रतिनिधि कैसे हो सकता है? वो तकनीकी रूप से दलित था, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उस बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि था जिसने उसे जिताया था। ये आंकड़े बाबा साहेब के डर को एक थ्योरी से एक प्रमाणित हकीकत में बदल देते हैं। ये साबित करते हैं कि पुणे पैक्ट ने दलितों को राजनीतिक रूप से कितना बेबस बना दिया था, कितना शक्तिहीन। और जब बाबा साहब ने ये देख लिया कि उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है और भारत की आजादी भी करीब आ रही है, तो उन्होंने अपनी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने भारत में अपनी आवाज उठाने के साथ साथ सीधे ब्रिटेन तक अपनी बात पहुंचाई। 1946 में उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली को एक टेलीग्राम भेजा। वो खंड 19 में मौजूद है और उस तार की भाषा बहुत सख्त और सीधी थी। वो महज एक चिट्ठी नहीं थी, वो एक आरोप पत्र था।
बाबा साहेब जानते थे कि अब सत्ता का हस्तांतरण होने वाला है और ये आखिरी मौका है अपनी बात मनवाने का। उन्होंने उस तार में लिखा कि पुणे पैक्ट को जिस तरह लागू किया गया है वो एक गंभीर विश्वासघात है। उन्होंने अंग्रेजों को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई, जो मुझे पढ़कर बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे महार रेजिमेंट जैसे दलित सैनिकों ने भारत में ब्रिटिश राज को स्थापित करने और बचाने के लिए अपना खून बहाया है। और अब जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो वो उन्हीं दलितों को, जिन्होंने उनकी मदद की, सवर्णों की तानाशाही के हवाले कर कर जा रहे हैं। हाँ, ये एक तरह से उन्हें आईना दिखाना था। वो कह रहे थे कि आप न्याय और बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जाते जाते आप हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय करके जा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने जो चेतावनी दी वो आज भी गूंजती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन जैसे राजनीतिक सुरक्षा उपाय नहीं दिए गए तो स्वराज दलितों के लिए फांसी का फंदा साबित हो सकता है। फांसी का फंदा, सोचिए कितने भारी शब्द हैं ये। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कह रहे थे कि देश की आजादी हमारे लिए एक नई और ज्यादा मजबूत गुलामी लेकर आएगी। बिल्कुल, उनके लिए इसका मतलब था कि अभी तक तो हम पर विदेशी हुकूमत थी, स्वराज के बाद हम पर अपने ही देश के बहुसंख्यक समुदाय की स्थायी हुकूमत कायम हो जाएगी और उसे कानूनी मान्यता भी मिली होगी। और ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं थी। इसी के साथ उन्होंने कैबिनेट मिशन को भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर दलितों को एक अलग राजनीतिक इकाई के तौर पर मान्यता नहीं दी गई और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं किए गए तो वे सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये एक खुली चेतावनी थी कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, ये उनके बढ़ते हुए गुस्से और संघर्ष की तैयारी का ऐलान था। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाबा साहब के नजरिए से पुणे पैक्ट एक ऐसा समझौता था जिसने दलितों को सीटें तो दी, लेकिन उनकी स्वतंत्र आवाज छीन ली। हाँ, उन्हें प्रतिनिधि तो मिले, लेकिन वो उनके अपने नहीं थे, वो किसी और की पसंद थे। हमारे स्रोत में एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है जो इस पूरी बात को एक लाइन में समझा देती है। सोचिए, आपको ये हक तो दिया जाए कि आप अपनी पसंद का खाना चुन सकते हैं, लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी जाए कि बनेगा वही जो आपका पड़ोसी पसंद करेगा। तो क्या आप कभी भी अपनी पसंद का स्वाद चख पाएंगे? कभी नहीं। कभी नहीं। पुणे पैक्ट ने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के साथ ठीक यही किया। उन्हें सीटें तो मिली, लेकिन उन सीटों पर कौन बैठेगा ये तय करने का रिमोट कंट्रोल बहुसंख्यक समुदाय के हाथ में चला गया। और ये पूरी चर्चा हमें आज भी एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सच्चे प्रतिनिधित्व यानी ट्रू रिप्रेजेंटेशन का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको बोर्डरूम की मेज पर एक कुर्सी मिल जाए, या इसका मतलब ये है कि आपके पास ये तय करने की भी ताकत हो कि उस मेज पर मेन्यू में क्या रखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।